नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ORN टाइम्स में। और हर रोज की तरह आज भी हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का एनालिसिस लेकर। तो दोस्तों, आज जो फर्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स के ऊपर। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आर्टिकल छपा हुआ है आज। डॉक्टर के यतीश राजावत हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ही बिलोंग्स टू अ थिंक टैंक कॉल्ड सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी। तो डेफिनेटली इनका डोमेन नॉलेज तो है ये। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आया हुआ है 2025, उसी के बारे में ये क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिकल रिव्यू आप कह सकते हैं कि इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में ये जो नए रूल्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो रूल है और ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसा कि आपको पता है, इसका भी आगे देखेंगे हम लोग कि ये किसको किसको टारगेट करता है। ये सिटीजन्स, बिजनेसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिजनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम लोग इस आर्टिकल में भी देखेंगे। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है इस रूल्स का, वो इस ऑथर ने ये बताया है कि इस रूल में ट्रेडिशनल रेगुलेटरी अप्रोच हम लोगों ने फॉलो किया है, द गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, विच इज नॉट गुड, विच इज बाउंड टू फेल इनके हिसाब से। बिकॉज देखो, ट्रेडिशनल रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक रेगुलेटर होता है या कई सारे, एक से ज्यादा रेगुलेटर भी हो सकते हैं, रेगुलेटर होते हैं और वो एक रूल्स बनाते हैं और उन रूल के हिसाब से फिर फाइन और पेनल्टी वगैरह यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कोशिश करते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ चले। ठीक है, विच इज बाउंड टू फेल। क्यों, आगे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पर्सनल डेटा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का जो एक्ट का जो एक ब्रीफ टाइमलाइन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 2018 में इसकी बात हुई। 2018 में जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी भी स्टैब्लिश की गई, सेट किया गया कि आप जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे हमें रिकमेंडेशन दो। रिकमेंडेशन के हिसाब से उनका एक बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर की गई गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 2019 में PDP बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड रेफर टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। वी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 2021 में JPC की भी रिपोर्ट आ गई इस पे। इन 2019 बिल वाज विथड्रॉन टू इनकॉर्पोरेट JPC रिकमेंडेशन एंड एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस। 2019 में क्या हुआ कि JPC की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इंक्लूड करने के लिए बिल को विथड्रॉ कर लिया गया पार्लियामेंट से, ठीक है, या फिर लोकसभा से। एंड एक न्यू ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया, ड्राफ्ट DPP डी 2022 was released for public consultation by the Ministry of Electronics and Information Technology। 2022 में एक फ्रेश बिल जिसको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहा गया, वो गवर्नमेंट पब्लिक इनपुट्स के लिए रिलीज कर दी गई। तो ये तो था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की एक ब्रीफ जर्नी। अब आगे देखते हैं कि ये जो रूल्स आया हुआ है अभी, है ना, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आया हुआ है 2025, इसमें क्या क्या चैलेंज है। सबसे पहले दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन का ना, डेटा प्रोटेक्शन या डेटा मिसयूज कह लीजिए, डेटा मिसयूज, ठीक है, डेटा मिसयूज का बड़ा ही वीक डेफिनेशन दिया गया है। वीक डेफिनेशन कहने का सेंस कि इसमें यही कहा गया है कि जो डेटा मिसयूज हो रहा है आपका, वो केवल दो, मतलब एक तरह से एक्सटर्नल अगर मिसयूज हो रहा है तो उसको मानेंगे, या फिर ब्रीच किसी तरह से हो गया कि मान लो फेसबुक से या गूगल से या किसी और जो डेटा फ्यूडेटरी है वहां से डेटा ब्रीच हो गया, तो उसी को हम लोग ब्रीच करेंगे। लेकिन डेटा का तो मिसयूज और भी तरीके से हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोलाइजेशन भी तो हो सकता है ना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो गूगल के पास, या जो हम लोग जीमेल फ्री यूज कर रहे हैं, राइट, अब जीमेल यूज कर रहे हैं, अब उसका एक्सेस गूगल के पास है। अब गूगल यूज दैट डेटा एज देयर ओन, तो भाई डेटा है किसका, डेटा ओनरशिप की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब डेटा ओनरशिप की तो बात ही नहीं है। डेटा ओनरशिप की तो बात होनी चाहिए ना, डेटा ओनरशिप की भी तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डेटा ओनरशिप की बात, डेटा है किसका, गूगल, ठीक है, गूगल डेटा फ्यूडिटरी है, बट वी आर राइटिंग मेल्स, हमारा डेटा है, वो हम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस चीज की बात नहीं की गई है। इसमें सिर्फ मिसयूज यही कहा गया है कि एक्सटर्नल कोई मिसयूज हुआ
या फिर डेटा ब्रीच हुआ, देन इट विल बी कॉल्ड एज डेटा मिसयूज। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब मान के चलो कल को आपको 20 मैसेज आते हैं, 50 मेल आते हैं, 100 स्पैम कॉल्स आते हैं, ये क्या हुआ? ये आप ही के द्वारा डेटा जनरेट की गई है, उसी डेटा का मिसयूज हो रहा है आपके अगेंस्ट। आपकी तो प्राइवेसी कुछ है नहीं। तो इसमें यही कहा गया कि डेटा मोनोपोलाइजेशन की बात नहीं हुई है। डेटा मोनोपोलाइजेशन भी तो एक होना चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट, डेटा प्राइवेसी मेरा क्या है, वो डेटा ओनरशिप की भी बात होनी चाहिए कि डेटा है किसका, आखिर का वो डेटा है किसका, मेरा है, सिटीजन्स का है। तो वो इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है इस रूल्स में। दूसरा है कि रिपोर्टिंग प्रोविजन, इसमें ये एज्यूम किया गया है कि रिपोर्टिंग होगी, हम लोग उस पर एक्ट करेंगे, बट रिपोर्टिंग इज सिवियरली अंडर रिपोर्टेड ना। आजकल आपको लगता है कि इंडिया में डेटा ब्रीच का या डेटा मिसयूज का हमेशा से रिपोर्ट होता है? और अगर होता भी है, स्टिल अगर होता भी है, तो दीज प्लेटफॉर्म्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन बाईपास द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कोर्ट में वो लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, इतने पावरफुल, अब गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, ये लोग इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब उनको आप कहेंगे कि रेगुलेटरी के फ्रेमवर्क के थ्रू आप कंट्रोल करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दो चीज है कि डेटा प्राइवेसी या डेटा ओनरशिप की बात नहीं हुई है, और डेटा प्रोटेक्शन का जो डेफिनेशन है वो काफी वीक है। तो यही मैं जो बात कर रहा था कि डेटा मिसयूज के बहुत तरह के हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म स्पैम सिटीजन्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स वालों के साथ क्या हो रहा है देखो, जो जोमैटो है या इस तरह के जो एग्रीगेटर्स हैं सर्विस वाले, वो क्या कर रहे हैं कि वो डेटा अपने पास रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो या स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो उनको पता है कि ये आदमी बिरयानी खाता है, राइट? तो वो क्या कर रहा है कि अब देखो, जोमैटो जो है ना सर्विस, वो डेटा का एक्सेस अपने जो उसके होटल्स पार्टनर्स हैं या रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं करता। जो होटल आपको ऑर्डर कर रहा है उसको नहीं पता आपके बारे में कि आप कौन हो, आपकी एज क्या है, आप मेल हो कि फीमेल हो, आप, है ना, ये सारी चीजें उसको नहीं पता। उसको पता है सिर्फ एक ऑर्डर आया हुआ है। और ये इतना जो डेटा है जोमैटो के पास कि पूरी दिल्ली क्या खाती है उसको पता है, कौन कहां पे क्या खा रहा है। सो व्हाट दे कैन मिसयूज इज कि दे कैन यूज देयर ओन व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। हो सकता है ना, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो होटल जो एसोसिएशन था, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपना रिसेंटमेंट जाहिर किया था कि नहीं, जोमैटो आप व्हाइट लेबलिंग ऐप नहीं कर सकते हैं, व्हाइट लेबलिंग कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सेम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी हो रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को पता है कौन कहां पे क्या खरीद रहा है। तो दैट इज ऑब्वियसली अ क्लियर केस ऑफ डेटा मिसयूज, है ना। तो इस तरह से इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। पब्लिक ईमेल इंजन स्टोर कर रही हैं, लैक ऑफ क्लियर ओनरशिप, है ना, कि डेटा है किसका, इस पे कोई क्लैरिटी है नहीं अभी। अब बात करते हैं गैप्स इन द फ्रेमवर्क की। एब्सेंस ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेटा ओनरशिप, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एआई ड्रिवन। अभी के एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स में किसी को नहीं पता कि कहां का डेटा कौन यूज कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी अपने डेटा प्रोटेक्शन रूल्स में, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है डेटा पोर्टेबिलिटी का। डेटा पोर्टेबिलिटी कहने का मतलब है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या था? पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पोर्ट कर सको, राइट? जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी है कि आपको जियो की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप जियो से उठा के एयरटेल पे चले गए, लेकिन आपका नंबर सेम रहा। सेम डेटा प्रोटेक्टिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब आप, मेरा पूरा प्रोफाइलिंग बन चुका है गूगल के पास, नाउ आई डोंट यूज गूगल, मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो गूगल से चला जाए दूसरे के पास। सेम इज जोमैटो और मतलब दूसरे सर्विस जो मैं यूज कर रहा हूं। तो डेटा पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरा फिर क्या कंट्रोल रहा मेरे पर्सनल डेटा पे? इफ आई डू नॉट हैव दिस एक्सेस और डू नॉट हैव दिस फैसिलिटी ऑफ पोर्टिंग माई डेटा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो भी अच्छे से इफिशिएंटली काम कर सकेगी, बट उसको भी नेग्लेक्ट किया गया है इस रूल्स में। तीसरा है इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड प्राइवेसी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी आप देखिए वही चीज चल रही है, डेटा प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है कि सबसे पहले क्लियरली डिफाइंड डेटा ओनरशिप, कि किसका है डेटा। सिटीजन्स डेटा का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड कीजिए कि सिटीजन्स को राइट है उस पर। फुल कंट्रोल होना चाहिए डेटा सिटीजन्स को अपने डेटा के ऊपर। दूसरा है
implement strict penalties and enforcement mechanism to ensure platform compliance. जो भी प्लेटफॉर्म इसका ब्रीच करेगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का प्रोविजन रखिए. तीसरा है एड्रेस इशू ऑफ पोर्टेबिलिटी को आप फैसिलिटेट कीजिए. ऐसा प्रोविजन बनाइए जिसमें लोगों को कंट्रोल रहे डेटा पोर्टेबिलिटी पे, ताकि जो डेटा है वो सीमलेसली प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस मतलब ये किया सके अपने सुविधा अनुसार. चौथा है क्रिएट रोबस्ट मेजर्स अगेंस्ट एआई ड्रिवन एक्सप्लॉइटेशन. एआई जो यूज कर रहे हैं हम लोग क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस स्टेट या जो भी है, तो उस चीज को एआई से, जो एआई वाली जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी कंट्रोल करने का आप कोशिश कीजिए. जैसे डार्क पैटर्न्स, एक डेटा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं. जैसे एक एग्जांपल है आपका डार्क पैटर्न क्या था? डार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने कहा था कि भैया आप डार्क पैटर्न मत करो, मतलब डेटा को लेकर आप कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि लोगों को लग रहा है कि दिस इज समथिंग एल्स. तो उस तरह से आप लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, उनको ये मत करें, आप अपने तरफ से इन्फ्लुएंस ना करें. ठीक है. पांचवा है इनकरेज डेटा सोवरेनिटी वेयर इंडिविजुअल्स हैव ऑटोनॉमी ऑन देयर डेटा. मतलब इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे या इंडिया का डेटा इंडिया में ही ऑपरेट हो. तो ये 4-5 रिकमेंडेशंस रहा है उनका इस आर्टिकल में, जो खासकर इनका 2-3 जो था डेटा ओनरशिप, डेटा प्राइवेसी, डेटा मिसयूज का कॉन्सेप्ट को और ब्रॉडन करो. तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी इनकी. बाकी अब इम्प्लीकेशंस की बात करें और वे फॉरवर्ड की बात करें तो यही कहा जा सकता है कि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक डेटा प्रोटेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा. अब ऐसे टाइम पे जब डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने वाला है तो उसमें चाहिए कि रूल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए. ठीक है. अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर. नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है एनाटॉमी ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन. इसमें प्राची मिश्रा हैं जो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. ठीक है. इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है. बेसिकली ये आर्टिकल है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं. ये आर्टिकल ये है कि अभी रिसेंटली हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है. मतलब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर है वो 5.4% इन सेकेंड क्वार्टर में है 25 में, कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 6.7%. ठीक है. तो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हुआ है, इन इकोनॉमिक स्लोडाउन के पीछे क्या रीजन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम लोग अभी समझेंगे. तो चलिए, सबसे पहले तो यही है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो है दैट हैज स्लो डाउन फॉर 5.4% इन क्वार्टर 2 फ्रॉम 6.7% इन क्वार्टर 1 फिजिकल ईयर 2025 में. ठीक है. तो ये स्लो डाउन क्यों हुआ है? ठीक है. तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा ईयर बाय ईयर देखना चाहिए. ऐसे क्वार्टर टू क्वार्टर ना देखो, क्वार्टर के ईयर बाय ईयर देखो. ठीक है. तो ये इनका इस आर्टिकल में इन्होंने कहा है कि हमें इस क्वार्टर का अगले क्वार्टर से नहीं देखना चाहिए, इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहिए. ठीक है. लेकिन ये इन्होंने ये भी माना है कि द इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 5% बिलो इट्स प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री. प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री जो हमारा था उसके हिसाब से हम लोग कम से कम, बहुत कंजर्वेटिवली करें तो 5% हम लोग डिले, मतलब पीछे चल रहे हैं. ठीक है. जो हमारा प्रोजेक्शन था. खैर, इसमें इन्होंने बताया कि दो चीजें, इसके पीछे दो फैक्टर काम कर रहा है. एक है बेस इफेक्ट. ठीक है. और दूसरा है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक मोमेंटम. अब दोनों को इंपॉर्टेंट है समझना. बेस इफेक्ट क्या, बेस इफेक्ट क्या होता है? देखो, बेस इफेक्ट ये होता है, बेस इफेक्ट इकोनॉमी में आप यहां पे थोड़ा फोकस ध्यान देना. बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में कोई एक ऐसा फैक्टर का होना जिसकी वजह से जो जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट है वो डिस्टॉर्ट होता है. ठीक है. अभी समझते हैं. मान लो यहां पे 2023 का 2023 में हमारी जीडीपी जो थी वो थी 100 ट्रिलियन, 100 रुपए. ठीक है. और 2024 में हमारा हो गया ये 120. अब ये मानो कि ये जो 2023 में 100 रुपए की हमारी इकोनॉमी थी, अब इस 100 रुपए में हमारा पेंडेमिक आ गया था. तो अब इसका जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है. 120 माइनस 100 बाई 100 100. ठीक है. तो ये कटा, ये हो गया 20%, है ना. लेकिन अभी मानो कि ये पेंडेमिक नहीं रहता,
ये पेंडेमिक नहीं रहता, और हमारा जो है ये 110 कर दो, 110 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10% पे आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट, कि आपका जो प्रीवियस ईयर जिससे आप कंपेरिजन कर रहे हो उसमें क्या इफेक्ट ऐसा था जिसकी वजह से 2014 का जो ग्रोथ रेट है वो इंपैक्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट दोनों तरह का हो सकता है, हाई भी हो सकता है, जो हाई बेस इफेक्ट भी हो सकता है, और लो बेस इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब यहीं पे अगर मान लो किसी वजह से ये बढ़ जाता है ना, तो ये कम हो जाता, जिसकी वजह से ये ग्रोथ रेट अफेक्ट होता है। तो हाई ग्रोथ रेट भी होता है और लो ग्रोथ रेट भी होता है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो इस आर्टिकल में यह बताया गया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो बेस इफेक्ट की वजह से हुई है और इकोनॉमिक मोमेंटम का स्लो होने की वजह से हुई है। ये देखो दोस्तों, ये 2023 से 2024 के बीच कैसा हमारा स्लो डाउन हुआ है। ठीक है, 8.8% था 2023 में जून, फिर 6.7, 5.4, 4, 3, 3 और इस तरह से कम होता गया। चलिए, तो इसमें जो इकोनॉमिक, ये बेस इफेक्ट तो हम लोग समझ गए। अब इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो बताया गया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन मोमेंटम हुआ है, इसमें एक रीजन इन्होंने ये बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी हमारा हमारा ये पॉलिसी इंड्यूस्ड है। ये जो स्लो डाउन है ये क्या है, पॉलिसी इंड्यूस्ड है। पॉलिसी इंड्यूस का मतलब ये है कि पॉलिसी जो फॉलो की गई पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में उसके इंपैक्ट से जो भी चेंजेस आए उसको पॉलिसी इंड्यूस कहा गया। तो क्या हुआ था कि अभी आपको पता है कि 2024 में इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए 250 बेसिस पॉइंट्स हमने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज कर दिया था। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पैसा कॉस्टली हो जाएगा। जब पैसा कॉस्टली हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, कंजप्शन कम होगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगी, इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में भी, लेकिन ये क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमारा ट्रांसलेट होने में इकोनॉमी में ना समय लगता है। हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इतनी इनफॉर्मल इकोनॉमी है कि जो भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चेंजेस करने की कोशिश करते हैं उसका थोड़ा सा लेट इंपैक्ट होता है। तो मे बी उसकी वजह से भी अभी जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उस मॉनेटरी पॉलिसी से इंड्यूस हो सकता है। इसी तरह से फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल में भी फिजिकल टाइटनिंग चल रही है अभी बाई 200 बेसिस पॉइंट्स इन 2024-25। इस साल में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉलिसी पे अपने हाथ टाइट किए हैं, जिसकी वजह से इसका भी एक रीजन हो सकता है कि स्लो डाउन हुआ हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि चैलेंज है ये स्लो ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी चेंज। अगर आप CRR कम भी कर रहे हो, कैश रिजर्व रेशियो कम भी कर रहे हो, देन स्टिल इट टेक्स टाइम टू फॉर मनी टू गेट इनटू मार्केट। ठीक है, इसका ये एक रीजन है। अब इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में भी, सेक्टर में भी स्लो डाउन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग PMI ड्रॉप्ड टू ए 1 ईयर लो ऑफ 56.4%, 56.4 इन दिसंबर 24, है ना। वीक क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली अफेक्टिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जो मैंने कहा कि जो पैसा टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है उसका सबसे इंपैक्ट किससे हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ पे हुआ। क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा वीक हुआ है स्पेशली, और इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड कंजप्शन ट्रेंड, आप देखेंगे कि अर्बन जो प्राइवेट कंपनीज कंजप्शन है हैज डिक्लाइंड, वीक सेल्स रिपोर्टेड बाय 60% ऑफ सर्वेड फर्म्स। तो ये जो मोमेंटम है पूरा, ये सारे फैक्टर्स मिलकर मोमेंटम बना रहे हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन का, और ये साइक्लिकल है। ये ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फिर खराब कर रही है इंडियन इकोनॉमी। राइटर का कहना है कि दीज आर साइक्लिकल। ठीक है, ये अभी कुछ देर के लिए आया है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट, अर्बन कंजप्शन में कमी, एंड दिस ऑल आर पॉलिसी इंड्यूस्ड, और इसका कुछ बेस इफेक्ट भी है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग समराइज करें इसे, तो बेसिकली 2 फैक्टर की वजह से ये स्लो डाउन हमें देखने को मिला। एक है बेस इफेक्ट, ठीक है, एक है बेस इफेक्ट, और दूसरा है स्लोइंग मोमेंटम, स्लोइंग डाउन मोमेंटम। इन 2 फैक्टर की वजह से हमारा अभी जो भी ग्रोथ का ये आया है। लेकिन कुछ कुछ इसमें पॉजिटिव ट्रेंड्स भी हैं। पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या है कि देखो, पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, कहा गया है कि फेस्टिवल डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग, ड्राइविंग कंजप्शन, सर्विस सेक्टर शोज इंकरेजिंग PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स,
तो सर्विस सेक्टर में भी अच्छा खासा कंजप्शन है और फेस्टिवल डिमांड भी अच्छा खासा है। मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया कि अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी में रैपिड मतलब वो चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अगर आप इकोनॉमी में एकदम बहुत तेजी से देखना चाहते हैं तो अलाइन लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विद मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी है उस तरह से पूरा मैनेजमेंट को आप इस तरह से सेट कीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह रिकमेंड किया गया कि मॉनिटरिंग कंटिन्यूड होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल व्हीकल साइक्लिकल कंपोनेंट्स ऑफ द स्लो डाउन। इसमें तो ये हमने सारा कुछ जो बात किया वो साइक्लिकल है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस थ्रू कैलिब्रेटेड इंटरवेंशन, ये सजेशन है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग इस एडिटोरियल डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं इसी टाइम पे।